सलाम दक्कन में हम बात करते हैं तमाम जुनूबी रियासतों की खबरों की, लेकिन आज सबसे पहले सबसे अहम खबर का रुख हम कर रहे हैं, जहां पर अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने फैसला महफूज रख लिया है। 23 दिन में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। आज तय वक्त से 1 घंटे पहले ही सुनवाई खत्म हो गई। अदालत ने कहा कि अगले 3 दिन तक इस मामले में दस्तावेज जमा कराए जा सकते हैं। मामले की लगातार 40वें दिन सुनवाई हुई। 5 रुकनी आईनी बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। आज सुनवाई शुरू होते ही चीफ जस्टिस ने साफ कर दिया था कि आज शाम को 5 बजे तक मामले में आखिरी सुनवाई होगी। हालांकि सुनवाई 1 घंटे पहले ही 4 बजे खत्म हो गई। सुनवाई के दौरान मुस्लिम और हिंदू फरीकैन ने अपनी अपनी दलीलें अदालत के सामने पेश की। इस दौरान कोर्ट रूम में ड्रामा भी देखने को मिला, जहां मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने हिंदू महासभा के वकील की जानिब से पेश किए गए नक्शे को फाड़ दिया। कि हमारा आर्गूमेंट, हमारी एविडेंस, हम उससे सेटिस्फाइड हैं कि वो सब कोर्ट के सामने प्लेस हो गई। अब कोर्ट को उस पर तय करना है। हम अपने जो एविडेंस हमारी है और जो लॉ पॉइंट्स हैं वो प्लेस करने में कामयाब है, इतना हम कह सकते हैं। जिलानी का फैसला क्या आएगा उस पर तो बात नहीं कर सकते, लेकिन संतुष्ट हैं जो 40 दिन जो सबको मौका मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, हमको सारी पार्टीज को पूरा मौका मिला। कोर्ट ने फुल्ली एकोमोडेट किया सब पार्टीज को, और इस और बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में बहस हुई और एंड भी उसका बहुत ही कॉर्डियल हुआ। इस एतबार से हम समझते हैं कि जितना इम्पोर्टेंट मुकदमा था उतने ही इम्पोर्टेंट तरीके से कोर्ट ने उसको डील किया। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरा केस मुस्लिम पार्टीज़ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पूरी ताकत और क़ुव्वत और सबूतों की बुनियाद पे, डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे लड़ा है और पूरी बहस मुकम्मल हो चुकी है। अब उसमें कौन पार्टी क्या कह रही है वो हम नहीं समझते कि कोई ख़ास मायने रखता है, और बहरहाल फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही को फ़ाइनल करना है। और हम लोगों को पूरा इत्मीनान और यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी सबूत हैं उसकी बुनियाद पर ही फ़ैसला होगा। अब क्या फ़ैसला आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और वहीं इस दौरान हमारे नुमाइंदे शुएब रजा ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील शकील अहमद से बात की। शकील साहब, कितने मुतमईन हैं इस सुनवाई से? जो 40 दिन की सुनवाई हुई, मुस्लिम पक्ष कितना मुतमईन है? बहुत मुतमईन है। पूरा हमारा आर्गुमेंट बड़े ध्यान से सुने गए, नोट्स बहुत अच्छे लिए गए। अच्छा, अभी क्या तवक्को आप कर रहे हैं, क्योंकि जो शवाहिद, जो सबूत आपकी तरफ से पेश किया गया, किस तरह की उम्मीद आप कर रहे हैं? हमारी उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। हमारे डॉक्यूमेंट्स बहुत मजबूत हैं। एक खबर बड़ी उड़ती रही दिन भर सुन्नी वक्फ बोर्ड को लेकर कि चूँकि आप वकील भी है, तो क्या उसमें सच्चाई है? आप उसको थोड़ा सा। मेरे पास ना तो कोई मेल आया है, ना कोई इंस्ट्रक्शंस आया है, किसी तरह का नहीं आया। अच्छा, एक सवाल आखिरी है कि तो क्या आगे उस अगर कोई भी मध्यस्थता की बात होती है अब, तो उसकी कुछ कानूनी तौर पर कुछ बनता है क्या? आप चीजें क्लोज तो जजमेंट का वेट होगा। चीफ जस्टिस ने कह दिया जजमेंट रिजर्व, अब क्या कर मध्यस्थता। तो मुस्लिम पक्ष के जो और खासतौर पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील है शकील साहब, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनके पास इस तरह, क्योंकि दिन भर आज ये बातें आती रही कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से सेटलमेंट की बात कही गई है, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो वकील है उनकी तरफ से कहा गया है कि इस तरह की बातें उनके सामने नहीं आई और अब चैप्टर क्लॉज हो चुका है, अब सुनवाई मुकम्मल हो चुकी है। और वहीं आज समाअत के दौरान जमीन पर दावे को लेकर हलफनामे पर क्या कहा खालिद रशीद फरंगी महली ने, आइए सुनते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि किसने क्या हलफनामा दिया है, ये तो उसका जवाब वही लोग दे सकते हैं, और इस सिलसिले में हम लोगों को कुछ नहीं कहना है, क्योंकि अब तो पूरी सुनवाई भी मुकम्मल हो चुकी है और केस में कोई एक पार्टी नहीं है बल्कि कई पार्टीज़ हैं। तो अब ये देखना है कि हम लोगों की तो जाहिर सी बात है पूरी आस्था मुल्क के अदालत में, मुल्क के सुप्रीम कोर्ट में, मुल्क के हक़ और इंसाफ के निज़ाम में है। तो हमारी आस्था का भी ख्याल और उसका भी पूरी तरीक़े से एहतराम किया जाएगा, हम ये उम्मीद करते हैं। और चलिए अब रुक कर लेते हैं दक्कन रियासतों की खबरों का, जहां तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने तलाक और खुला के सर्टिफिकेट दोबारा से जारी करने का ऐलान किया है। तलाक के नए हालात के मद्देनजर बोर्ड 3 महीने से इस पर कार्रवाई पर रोक लगा रखी थी, और आज वक्फ और काजी के साथ मुतासिर लोगों से बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। सर्टिफिकेट जारी करने से पहले बोर्ड के सामने काजी और मुतासिर कुनबे के सुलह की आखिरी कोशिश की जाएगी। बात नहीं बनने के हालात में ही ये सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। बोर्ड चेयरमैन का कहना है कि सर्टिफिकेट नहीं देने की वजह
टूटने जा रही शादियों को बचाना है, जबकि जारी करने का मकसद आगे की कार्रवाई या नई जिंदगी शुरू करने के लिए किया जाता है। इस दौरान बोर्ड चेयरमैन ने ऐलान किया है कि महीने में एक दिन सुलह की गरज से मीटिंग रखी जाएगी, जिसमें शादी टूटने से पहले एक बार सुलह की कोशिश की जाएगी। यहाँ से मैरिज सर्टिफिकेट जाता, यहाँ से खुला सर्टिफिकेट जाता, यहाँ से जो है ना डिवोर्स सर्टिफिकेट जाता। बीच में 3 महीने से डिवोर्स और खुला सर्टिफिकेट रोक दिए थे क्योंकि कोर्ट की वजह से। तो वो इजलास इसलिए भी रखे कि इसको कैसा करना है बोल के एक मशवरा लेने के लिए ये रखे हैं। और पूरे एम्बेसियों में ऑथेंटिक वक्फ बोर्ड के सर्टिफिकेट को मानते हैं, यहाँ से लेके अमेरिका तक। तो इसलिए जो है एक मशवरा करने के लिए ये प्लेटफॉर्म से ही करना पड़ता। और यहाँ से ही इंशाल्लाह जो है मैं आज चेयरमैन हूँ या ना भी हूँ, आने वाले टाइम में सीट किसी की परमानेंट नहीं रहती। जो भी चेयरमैन है ये काम को अंजाम देना है हमेशा। और वहीं इस मौके पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम रिश्ता बचाए रखने के लिए समझौते पर जोर देते नजर आए। जो तलाक खुला इमीडिएट कर दे रहे, वो ऐसा नहीं करना, उसको काउंसलिंग करना। क्योंकि एक तलाक एक खुला हो जाने से जो है पूरी फैमिली परेशान हो जाती और वो लोग खुद भी परेशान हो जाते। फिर वो सुधरने के लिए टाइम लगता। जो भी माँ बाप शादी करते बच्चों की, तो हैसो वाले तो करेंगे, जो नीयसो वालों की मेजॉरिटी ज़्यादा है। और अल्लाह ताला जो है ये बोला कि जो है कोई भी चीज़ में मशवरा और उसको जो है थोड़ा टाइम लेके जो है उसको खुला इमीडिएट नहीं करना बोल के, तलाक इमीडिएट नहीं करना बोल के हम लोग जो है उसको आज बुला के मशवरती इजलास रखे। कोई आर्डर नहीं दिए कि आर्डर कानून पास नहीं करे, कानून अपनी जगह है, आर्डर अपनी जगह है। मगर एक मशवरती इजलास था ये पूरे काजी साहिबान को बुला के, और काजी साहिबान भी वो तजवीज़ को मानते हुए जो है ना वो लोग खुद जो है खुश होकर जो है ना उल्टा वो लोग हमको मुबारकबाद दे के गए हैं कि नहीं आप अच्छी तजवीज़ रखे हैं। और ये हर महीना एक इजलास रख के, एक मशवरती इजलास रखो बोल के हम काजी साहिबान को भी एक मशवरा दिए। हिंदुस्तान के 11वें सदर जमहूरिया और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर APJ अब्दुल कलाम का कल 88वां यौम पैदाइश था और इस खास मौके पर पूरे मुल्क ने उन्हें अलग अलग तरीके से याद किया। दिल्ली में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने उन्हें एक तकरीब के दौरान खराज अक़ीदत पेश किया। अबुल पाकिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम के आबाई शहर रामेश्वरम में उनके कब्र पर लोगों ने खराज अक़ीदत पेश किए और इस दौरान उन्हें अमन का सिपहसालार बताते हुए हिंदुस्तान का एक अजीम साइंसदान बताया। कलाम साहब के यौम पैदाइश पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में तलबा ने हिंदुस्तानी परचम लेकर मार्च निकाला। 25,000 स्क्वायर मीटर के बने तिरंगे को हज़ारों बच्चों ने हाथों में लेकर जय हो कलाम आपको सलाम के नारे लगाते नजर आए। मुल्क के दिफा के लिए की गई उनके खदमात को आज भी पूरा मुल्क याद कर रहा है। मुल्क को मिसाइल और जौहरी ताकत बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम इन्हीं खदमात के लिए भारत रत्न समेत दीगर एजाज़ से नवाजे जा चुके हैं। जिस व्यक्ति के कारण, जिस शख्सियत के कारण दुनिया के चुनिंदा न्यूक्लियर पावर वाले देशों में हमारा भारत आकर खड़ा हुआ है, उसकी बर्थडे है, उसका जन्मदिन है। तो सबसे पहले तो मैं अब्दुल कलाम साहब की स्मृति को, उनकी मेमोरी को नमन करता हूं और साथ ही अपनी में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। అబ్దుల్ కలాం గారి జయంతి సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా స్టూడెంట్స్ యునైటెడ్ నెట్వర్క్ ఆధ్వర్యంలో జై హో కలాం ఆప్కో సలాం అనే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరుగుతూ ఉంది. మేము గర్వంగా చెప్పుకునే విషయం ఏంటంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే మొట్టమొదటిసారిగా అబ్దుల్ కలాం గారి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసింది స్టూడెంట్స్ యునైటెడ్ నెట్వర్కే. మొదటి విగ్రహాన్ని భీమిలిలో ఏర్పాటు చేసాం, రెండో విగ్రహాన్ని చంద్రంపాలెంలో ఏర్పాటు చేసాం. ప్రభుత్వానికి కూడా ఒక వినతి సమర్పిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు అబ్దుల్ కలాం గారి జయంతి సందర్భంగా రాష్ట్రంలో ప్రతి విద్యా సంస్థలో కూడా అబ్దుల్ కలాం గారి విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేస్తే ఆయన ఏదైతే కళలు కనండి ఆ కళలను నెరవేర్చుకోండి, సాకారం చేసుకోండి. और आइए बात करते हैं सियासत की। कर्नाटक की सियासत में एक मरतबा फिर से उथल पुथल के अंदेशे के बीच सिद्धरामैया ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। रियासत के साबिक CM और रियासती कांग्रेस के सीनियर लीडर सिद्धरामैया की इस मुलाकात को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस मामले में पार्टी का कहना है कि वो हर किसी को नहीं ले सकते हैं, लेकिन सभी को छोड़ भी नहीं सकते हैं। ऐसे में सिद्धरामैया की पार्टी सदर सोनिया गांधी से मुलाकात कर एक बार फिर से चर्चा का सबब बनने लगी है। वाज़ेह है कि कुछ दिनों पहले ही रियासत में चल रही कांग्रेस JDS की इत्तेहादी हुकूमत अपनों की बगावत का शिकार हुई और ऐसे में सभी की निगाहें अब रियासत की 15 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात पर लगी है।
कर्नाटक के साबिक डिप्टी सीएम और कांग्रेस लीडर जी परमेश्वर के पीए रमेश की खुदकुशी का मामला तूल पकड़ने लगा है और कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी हुकूमत को जिम्मेदार बताया है। पार्टी लीडर वीएस योगरप्पा का कहना है कि जांच एजेंसियां हुकूमत के दबाव में अपोजिशन लीडरान पर दबाव बना रही है, जिसके नतीजे में जी परमेश्वर के पीए रमेश ने खुदकुशी की है। अब हुकूमत बताए कि रमेश की मौत का जिम्मेदार कौन है, जांच एजेंसियां या हुक्मरान। हालांकि रियासती हुकूमत अपोजिशन के इल्जाम को खारिज कर रही है। वाज़ेह हो कि रियासत के साबिक डिप्टी सीएम जी परमेश्वर के 30 ठिकानों पर ईडी ने पिछले जुमे को छापेमारी की थी। पहले दिन की छापेमारी के दौरान महकमे ने 4.52 करोड़ रुपए बरामदगी का दावा किया था। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन मुलाजिमों का रियासतगीर हंगामा जारी है। एक के बाद एक मुलाजिमों के खुदकुशी के बाद हुकूमत के खिलाफ गुस्सा लोगों का बढ़ता जा रहा है। 4 दिनों में 6 मुलाजिमों के खुदकुशी के लिए लोग रियासती हुकूमत को जिम्मेदार बता रहे हैं। हड़ताल के 12वें दिन भी रियासत भर में टीआरएस हुकूमत के खिलाफ मुलाजिमीन मुजाहरा कर रहे हैं। सीएम चंद्रशेखर राव के सख्त फैसले के खिलाफ मजदूर यूनियन ने भी हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया है, जिन्हें तमाम अपोजिशन जमातों की हिमायत मिल रही है। रियासत की कांग्रेस और बीजेपी, सीपीआई और टीडीपी लीडरान भी मुलाजिमों की हिमायत में उतर आए हैं। उनका कहना है कि यह तानाशाही है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाज़ेह है कि तकरीबन 50,000 रोड मुजाहिरीन रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को रियासती हुकूमत में मर्जर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत उनके मुतालबे को खारिज करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद से वे गैर मुद्दती हड़ताल पर है। सलाम दक्कन में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त।